चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 4.6 वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, colonization and imperialism created intense rivalry among Europe nations over their possession of colonies in Asia and Africa. देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण, कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद एंड इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों की उनकी संपत्ति पर यूरोपीय देशों के बीच बहुत कंपटीशन क्या किया, राइवलरी प्रतिद्वंदिता शुरू कर दी, झगड़े होने लगे। दिस कंपटीशन बिकेम मोर अक्यूट बाय द एंड ऑफ 19th century व्हेन कॉलोनीज वर नो लॉन्गर अवेलेबल इन एशिया एंड अफ्रीका। यह प्रतियोगिता 19वीं सदी के अंत तक और अधिक तेज हो गई क्योंकि अब उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में उपलब्ध नहीं थे और कॉलोनीज नहीं था जिस पे आप राज कर सकते या उसको आप हथिया सकते। कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट पॉसिबल ड्यू टू म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड हॉस्टिलिटीज एंड इन 1914 अ वॉर बिगेन इन यूरोप विच सून एनगल्फ्ड द एंटायर वर्ल्ड। समझौता आपसी अविश्वास और दुश्मनी के कारण संभव नहीं था क्योंकि कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा था। ठीक है, तो समझौता का बात ही नहीं उठता था, दुश्मनी थी। तो 1914 में यूरोप में युद्ध प्रारंभ हुआ जो जल्द ही पूरी दुनिया में युद्ध होने लगा। इट इन्वॉल्व्ड ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर कॉलोनीज। अब इस युद्ध में दुनिया के सभी प्रमुख देश और उनके उपनिवेश कॉलोनीज शामिल हुए। द डैमेज कॉज्ड बाय दिस वॉर हैड नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। इस युद्ध की वजह से नुकसान की इतिहास में कोई मिसाल न थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वॉरिंग स्टेट्स वर मोबिलाइज्ड। इतिहास में पहली बार के लिए जिस राज्य में युद्ध हो रहा था उसके सभी संसाधन जुटाए गए थे। इट इन्वॉल्व देयर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसमें उनकी सेना, नौसेना और वायुसेना को शामिल किया गया था। The civilian population suffered tremendous casualties because of indiscriminate bombing. अब देखिए, यह युद्ध जो नागरिक की आबादी थी उनको अंधाधुंध बमबारी की वजह से जबरदस्त संख्या में दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। Since the war was spread over a very large part of the world for the first time, it is known as the World War I. यह युद्ध पहली बार दुनिया के एक बहुत बड़े भाग पर फैल गया था। इस विश्व युद्ध को दुनिया के इतिहास में एक मोड़ के रूप में माना जाता है। ठीक है, इट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इट वॉज नॉट अ सडन ऑकरेंस बट द एक्यूमुलेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स covering a long period before 1914. अब यह एक अचानक घटित घटना नहीं थी बल्कि सेना के विकास और 1914 से पहले चल रहे विस्तार की चरम सीमा थी। 4.6.1 कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था? Imperialist rivalries among the different nations like England, France, Germany and others were a major cause of the war. इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और दूसरों की तरह विभिन्न देशों के बीच कंपटीशन था, प्रतिद्वंदिता थी, झगड़ा था। साम्राज्यवादी युद्ध का एक प्रमुख कारण था। अर्लियर वॉर वर अडवर्ड बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग मोर कॉलोनीज वर स्टिल देयर। इससे पहले जो युद्ध थे वो टल गया क्योंकि अधिक उपनिवेशों के अधिग्रहण की संभावना अभी भी वही थी। बट द सिचुएशन हैड नाउ चेंज। लेकिन अब जो स्थिति थी वह क्या हुई थी, वह बदल गई थी। मोस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हैड ऑलरेडी बीन डिवाइडेड अप एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ फर्दर एक्सपेंशन वर नॉट देयर। अधिकांश एशिया और अफ्रीका को पहले से ही विभाजित कर दिया गया था और इसका आगे विस्तार संभव नहीं था। इट वॉज पॉसिबल ओनली बाय डिस्पोजिंग सम इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ऑफ देयर कॉलोनी। अब केवल साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेशों पर कब्जा करना ही
संभव था, मतलब जिस इंप्रेस कंट्री के पास जो कॉलोनी है आप लड़िए और उसके कॉलोनी पे अपना राज करिए। दिस डिवीजन ऑफ कॉलोनीज क्रिएटेड कंडीशन ऑफ वॉर। अब उपनिवेशों के इस बंटवारे ने युद्ध को संभव बनाया। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, Germany had made tremendous economic and industrial progress and left England and France far behind in industrial production. 19वीं सदी के आखिरी तिमाही में, मतलब सन 1975 के बाद, जर्मनी ने जबरदस्त आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर ली थी और इंग्लैंड और फ्रांस का औद्योगिक उत्पादन में काफी पीछे छोड़ दिया था। She needed colonies as much as Britain to fulfill her economic needs. अब उसे भी ब्रिटेन की तरह आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। किसे? जर्मनी को। In the imperial race, Germany became the main competitor of England. अब ये जो साम्राज्यवादी दौड़ थी, इसमें जर्मनी इंग्लैंड के मुख्य कॉम्पिटिटर बने, प्रतिद्वंदी बने। British naval supremacy was also challenged when Germany built the largest warship, Imperator, and built the Kiel Canal connecting the North Sea and Baltic Sea, endangering the English coastline. आप देखिए, ब्रिटिश के जो नौसेना वर्चस्व को भी चुनौती दे दी गई थी जब जर्मनी का सबसे बड़ा युद्धपोत का निर्माण कर उसको कील लहर से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर अंग्रेजी तट रेखा से जोड़ दिया गया था। Germany also built a railway line connecting Berlin with Baghdad, which made it easier for Germany to send troops or supplies to the east. अब जर्मनी लोग क्या किए थे? जर्मन के लोग एक रेलवे लाइन बगदाद के साथ बर्लिन को जोड़ दिए थे, जिससे आसानी से वह जर्मनी के सैनिकों या पूर्व के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भेजना आसान हो गया उनके लिए। बट इट पोज्ड अ थ्रेट टू ब्रिटिश कॉलोनीज देयर। लेकिन इससे वहां ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए एक खतरा समझा गया। लाइक जर्मनी, all other major powers of Europe and Japan had also had imperialistic ambitions. जर्मनी की तरह जापान और यूरोप की अन्य सभी प्रमुख शक्तियों की को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। सब चाहते थे राज करना। इटली आफ्टर हर यूनिफिकेशन वांटेड त्रिपोली इन नॉर्थ अफ्रीका विच वाज अंडर द ओटोमान एम्पायर। अब इटली अपने एकीकरण के बाद उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली नाम की एक जगह है जो कि तुर्क साम्राज्य के अधीन था, उसको चाहता था, इटली चाहता था कि वह उसको मिल जाए। फ्रांस वांटेड टू ऐड मोरक्को टू हर कॉन्क्वेस्ट इन अफ्रीका व्हाइल रशिया हैड हर एम्बिशन इन ईरान। फ्रांस चाहता था कि मोरक्को को अफ्रीकी में अपनी विजय से जोड़ दिया जाए, जबकि रूस चाहता था कि ईरान वह अपनी साथ जोड़ दे। Japan had her ambition in the Far East where she was able to extend her influence after the Russo-Japanese War on 1905. अब जापान के सुदूर पूर्व में उसकी महत्वाकांक्षा थी, जहां वो 1905 में रूस जापानी युद्ध के बाद उसके प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम हुआ। Austria had her ambition in Ottoman Empire, while the United States of America was slowly emerging as a powerful nation. अब ऑस्ट्रिया ओटोमान साम्राज्य में उसकी महत्वाकांक्षा थी, जबकि अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। Her main interest was to preserve the independence of trade as it was increasing at fast pace. उसकी मुख्य दिलचस्पी के लिए थी कि व्यापार स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में हो, इसलिए वह एक तेज गति से क्योंकि बढ़ रही थी व्यापार। द एक्सपेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ग्रेट पावर वॉज पोजिंग टू अ मेजर थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। किसी भी महान शक्ति के प्रभाव के विस्तार विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। 4.6.2 सिस्टम ऑफ अलायंसेस, गठबंधन की प्रक्रिया। अलायंस मतलब गठबंधन। बहुत सारे देश एक दूसरे के संग गठबंधन कर लिए, जुड़ गए।
Conflicts and confrontation for more colonies prompted the imperial powers to look for allies. अधिक कॉलोनियों के लिए विरोध और टकराव ने साम्राज्यवादी शक्तियों का सहयोगी दलों के लिए देखने के लिए प्रेरित किया। वो चाहते थे कि सब जुड़ जाएं, जितना ज्यादा जो जोड़ेगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। In 1882, Germany, Austria, and Italy signed the Triple Alliance, pledging mutual military assistance against rival powers. 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ने ट्रिपल अलायंस पर अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के लोग मिले। इंग्लैंड, रशिया एंड फ्रांस साइंड द ट्रिपल एंटेट इन 1907। इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने 1907 में ट्रिपल अनंत पर हस्ताक्षर किया। Emergence of two mutually opposed groups divided Europe in hostile camps, leading to tension and conflicts among European powers. दो परस्पर सतर्कतापूर्ण विरोधी समूह के उद्भव और यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया। अब जो यूरोपियन पावर थे वो दो भागों में बढ़ गए। These countries competed with one another in producing deadly weapons, which led to a race of armaments. अब इन देशों में एक दूसरे से घातक हथियार रखने की चाह ने हथियारों के उत्पादन की दौड़ का नेतृत्व किया। Mutual hatred and suspicion disturbed the atmosphere of peace. आपसी नफरत और संदेह ने शांति के वातावरण समाप्त कर दिया। The propaganda which was created made it clear that if war broke out, the whole of Europe would be drawn into it. इस बात का स्पष्ट प्रचार किया गया कि अगर युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप युद्ध में डूब जाएगा। फोर 4.6.3 Pan-Slav movement and the Balkan politics। अब देखिए 4.6.3 पान स्लाव आंदोलन और वाकलन राजनीति। Balkan region of Eastern Europe consisted of many states such as Greece, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, and many other smaller states. पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और कई अन्य छोटे राज्य शामिल थे। Originally, these states were under the control of the Ottoman Emperor or the ruler of Turkey. मूलतः ये राज्य तुर्क सम्राट या तुर्की के शासक के नियंत्रण में अधीन थे। By the beginning of the 20th century, the Ottoman Empire began to decline. 20वीं सदी की शुरुआत में तुर्क साम्राज्य में गिरावट शुरू हुई। डिक्लाइन होना मतलब गिरना। Europeans power including Austria and Russia rushed for obtaining a foothold in the region. ऑस्ट्रिया और रूस समेत कई यूरोपीय शक्तियां इस क्षेत्र में पैर जमाने के लिए पहुंचे, कब्जा करने के लिए पहुंचे। The matter got complicated with the resurgence of nationalism among the people in most of these states. बात तब और जटिल बनी जब इन राज्यों में के अधिकांश में लोगों में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। They were called Slavs. इन्हें स्लाव कहा जाता था। Since they were scattered in many of the East European states, they started a national movement called the Pan-Slav movement. ये पूर्वी यूरोपीय देशों के कई राज्यों में बिखरे हुए थे। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होना। तो इन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया और इसको पैन स्लैव आंदोलन कहा जाता था। Their main demand was to unite the Slavs in one state under Serbia, the state which had the largest Slav population in this movement. अब देखिए उनकी मुख्य मांग क्या थी कि जितने भी लोग थे, ठीक है, जो स्लेव्स थे उनको वो लोग
एक जगह इकट्ठा करे सर्बिया में, क्योंकि उस समय सर्बिया जो स्टेट था, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा स्लाव पॉपुलेशन था इस मूवमेंट, इस क्रांति के लिए। सर्बिया वॉज सपोर्टेड बाय रशिया, whereas Austria opposed Serbia and their national movement। अब देखिए, सर्बिया का रूस द्वारा समर्थन किया गया। रूस क्या किए? रशिया के लोग सर्बिया का साथ दिए, जबकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया और उनके राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। अपोज करना मतलब विरोध करना। दिस रिजल्टेड इन राइवलरी बिटवीन रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब इससे क्या हुआ? इसके वजह से रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच राइवलरी हुई, प्रतिद्वंदिता हुई। ऑस्ट्रिया डिड नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग सर्बियन स्टेट विच वुड हैम्पर हर एम्बिशन ऑफ एक्सपेंशन। ऑस्ट्रिया मजबूत सर्बिया राज्य नहीं चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को अपना जो विकास था, अपना जो विस्तार था, उसको करने में बाधा आती। In 1908, Austria annexed two Slav states, Bosnia and Herzegovina, leading to hostility between Serbia and Austria। अब देखिए, 1908 में ऑस्ट्रिया ने दो स्लाव राज्यों बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया, जो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच दुश्मनी का कारण बना। Between 1912 and 1914, four Balkan states fought two wars against the Ottoman Emperor for independence। 1912 और 1914 के बीच चार बाल्कन राज्यों ने किस लिए? स्वतंत्रता के लिए तुर्क सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा। टर्की वॉज डिफीटेड एंड लॉस्ट हर पोजेशन इन यूरोप। तुर्की हार गया और यूरोप में उसकी संपत्ति समाप्त हो गई। ऑस्ट्रिया hurriedly set up an independent state of Albania against the Serbian ambition of Greater Serbia। ऑस्ट्रिया ने जल्दी से सर्बिया, ग्रेटर सर्बिया की महत्वाकांक्षा के खिलाफ अल्बानिया के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि सर्बियन लोग ग्रेटर सर्बिया बनाए, तो वो लोग क्या किए? ऑस्ट्रिया के लोग, वो लोग अल्बानिया बोल के एक स्वतंत्र राज्य बना दिए। हॉस्टिलिटी माउंटेड बिटवीन ऑस्ट्रिया ऑन वन साइड एंड सर्बिया एंड रशिया ऑन द अदर साइड। अब देखिए, एक तरफ सर्बिया और रूस थे, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया थे, और इन लोग के बीच में दुश्मनी थी। As you can see in 1914, the atmosphere in Europe was explosive। जैसा कि आप 1914 के दौरान देखते हैं, यूरोप का माहौल विस्फोटक था। Against this background, Archduke Francis Ferdinand, the heir to the Austrian throne, went to Sarajevo, the capital of Bosnia, on a state visit। अब देखिए, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ फ्रांसिस फर्डिनांड, जो कि क्या थे? ऑस्ट्रिया के सिंहासन के लिए वारिस थे, एक राज्य की यात्रा पर साराजेवो, बोस्निया की, जो कि कैपिटल है, राजधानी के लिए गए। ठीक है, स्टेट विजिट किए, वहां गए। As he was getting down from his car, he was assassinated by a Serbian youth on 24 June 1914। वह अपनी कार से नीचे उतर रहे थे कि एक सर्बियाई युवक ने 28 जून 1914 को उनकी हत्या कर दी। The murder of Archduke Francis Ferdinand became the immediate cause of the war। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अपना राजकुमार की हत्या का जिम्मेदार ठहराया, और क्या हुआ? यहां पे युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया हेल्ड सर्बिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द assassination of their prince and served her with an ultimatum with various conditions। अब देखिए, वो क्या किए? जिम्मेदार ठहराए सर्बिया को, और उसे विभिन्न शर्तों के साथ एक अंतिम चेतावनी दी। Assured of Russian help, Serbia refused to accept the ultimatum and started mobilizing her troops on the border। अब रशिया का जो सैनिक था, उसका आश्वासन था
तो सर्बिया ने अल्टीमेटम स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सीमा पर अपने सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया। On 28 जुलाई 1914, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की। On 1 अगस्त 1914, जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। 1 अगस्त 1914 में जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। On 3 अगस्त 1914, जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। 3 अगस्त 1914 में जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की। As German troops entered Belgium, England declared war on Germany on 4 अगस्त 1914. जर्मनी के जो सैनिक थे वो बेल्जियम में जब प्रवेश किए तो इंग्लैंड ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। कब? 4 अगस्त 1914. Thus, a minor incident in Europe triggered the war, with all the countries joining, in which soon took the shape of the World War I. तो इससे क्या हुआ? इस प्रकार यूरोप में एक छोटी सी घटना में सभी देशों के शामिल होने से युद्ध ने जल्द ही विश्व युद्ध का आकार ले लिया। 4.6.4 द कोर्स ऑफ द वॉर 1914 to 1918। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध की कार्यविधि कब से? 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर वन विच स्टार्टेड इन अगस्त 1914 कंटिन्यूड टिल नवंबर 1918। अब देखिए 9 अगस्त 1914 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ वो नवंबर 1918 तक जारी रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी इंपॉर्टेंट बैटल्स वर फॉर्ड, such as the Battle of Marne in 1914, battles of Verdun, battles of Somme, Battle of Jutland in 1916। इस अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गईं, जैसे 1914 में मार्ने की लड़ाई, 1916 में वेर्डू की लड़ाई, फिर आपका सोम की लड़ाई, फिर जुटलैंड की लड़ाई 1916 में। The year 1917 saw two important developments. One was the entry of the US into the war in April, and second was the withdrawal of Russia from the war in November. 1917 वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। अब ये क्या है? इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रविष्टि थी, अब वो इसमें आ गए थे। दूसरी नवंबर में रूस का इस युद्ध से अलग होना, नवंबर में 1917 नवंबर में रूस इस युद्ध से अलग हो गया। इन 1915 अ ब्रिटिश पैसेंजर शिप लुसितानिया वाज संक बाय जर्मन U-boats, killing 128 US civilians who were traveling in the ship. 1915 में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुस्पिनिया के जर्मन की U-बोट को डुबा दिया, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक यात्रा कर रहे थे और सबकी मृत्यु हो गई। The US Senate took a very serious view of this. उनकी हत्या हो गई थी, तो अमेरिका सीनेट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। Besides becoming a powerful nation, Germany would pose a threat to US supremacy. एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के अलावा जर्मनी अमेरिका सर्वोच्चता के लिए खतरा पैदा कर सकता था। Moreover, USA being the major supplier of arms and ammunition, the continuation of the war would result in economic advantage for the US. अब देखिए, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों और गोला बारूदों का एक प्रमुख आपूर्ति करता था, ठीक है, क्योंकि वो ये सब चीज बनाता था। तो युद्ध अगर चलता रहता तो इससे अमेरिका का बहुत फायदा होता। कीपिंग ऑल दिस इन व्यू, शी डिसाइडेड टू ज्वाइन इन द वॉर इन 1970। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया 1917 में। Do you remember reading out the October Resolution of 1917 in Russia? क्या आपको रूस की 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में याद है? One of the main demands of the revolutionary was peace. अब जो क्रांतिकारी थे उनकी जो मुख्य मांग थी वह क्या थी? शांति थी।
So immediately after the revolution under the leadership of Lenin, Russia withdrew from the war and signed a peace treaty with Germany in 1918. तो तुरंत लेनिन के नेतृत्व में क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया और 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया. By July 1918, Germany began to collapse. अब देखिए, जुलाई 1918 से जर्मनी का पतन शुरू हुआ. बल्गेरिया एंड टर्की सरेंडर्ड इन सितंबर एंड अक्टूबर रिस्पेक्टिवली. बल्गेरिया और तुर्की ने सितंबर और अक्टूबर में आत्मसमर्पण कर दिया. ऑन 3 November 1918, the Austrian emperor surrendered due to widespread unrest in Austria. 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया के सम्राट ने ऑस्ट्रिया में व्यापक असंतोष के कारण आत्मसमर्पण कर दिया. After similar revolts by the German people, German Emperor Wilhelm II fled to Holland and Germany was proclaimed a republic. फिर क्या हुआ? जर्मनी के लोगों द्वारा इसी तरह के विद्रोह के कारण जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय हॉलैंड भाग गए और जर्मनी एक गणराज्य घोषित हो गया, रिपब्लिक बन गया. The new government signed an armistice on 11th November 1918, bringing an end to the World War I. अब क्या हुआ? जो नई सरकार पर 11 नवंबर 1918 में विश्व युद्ध के अंत के लिए एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुआ. In the course of the war, many new weapons such as machine guns, poison gas, liquid fire, submarine and tanks were used. युद्ध के दौरान मशीन गन, जहर गैस, तरल आग, पनडुब्बी और टैंकों के रूप में कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया. न्यू स्ट्रैटेजीज एंड मिलिट्री टेक्निक्स वर एक्सपेरिमेंटेड बाय बोथ साइड. नई रणनीतियों और सैन्य तकनीकों को दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग किया गया था. इंग्लैंड यूज्ड नेवल एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड टैंक्स एंड एयर रेड्स. इंग्लैंड ने नौसेना और आर्थिक नाकेबंदी, टैंकों और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया था. द फ्रेंच यूज्ड ट्रेंच वॉरफेयर एंड जर्मनी यूज्ड यू-बोट्स एंड सबमरीन्स टू सिंक शिप्स अंडर द सी. फ्रांसीसियों ने युद्ध में गहरी इस्तेमाल रणनीति का और जर्मनी यू नाव और पनडुब्बियों को समुद्र में जहाज डुबोने के लिए इस्तेमाल किए. तो बहुत ही झगड़ा हुआ, सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तकनीक से, अपने अपने हथियारों से लड़े. 4.6.5 इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर I. अब प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक परिणाम. अब जैसे युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद क्या क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर I was one of the most disastrous and frightening events the world has witnessed. प्रथम विश्व युद्ध के दुनिया के सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं के रूप में देखा जाता है. A million people, including innocent civilians, lost their lives. निर्दोष नागरिकों के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना जीवन से हाथ धो दिया. 1 लाख से भी ज्यादा लोग मरे थे. There was a large scale of damage of property in most of the European countries. अधिकांश यूरोपीय देशों में बड़े पैमानों पर संपत्ति का नुकसान हुआ था. द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज एस्टिमेटेड एट अ स्ट्रैटेजिक फिगर ऑफ $180 बिलियन. अब ये जो युद्ध हुआ था, इसमें कुल खर्च लगभग $180 अरब के चौंका देने वाले आंकड़े का अनुमान लगाया गया. द इकोनॉमी ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री वॉज शैटर्ड, रिजल्टिंग इन सोशल टेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. अब इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई. Between January and June 1919, the elite power met at a conference in the Palace of Versailles, Paris, to decide the future of the defeated powers. जनवरी से जून 1919 के बीच मित्र देश की शक्तियां वर्साई के महल में सम्मेलन में मिले थे, जिसमें
पेरिस को पराजित शक्तियों का भविष्य तय करना था। ठीक है, वहां पे यह तय करना था कि जो जो हारे हैं उनका भविष्य क्या होगा। Though the representative of nearly 27 countries attended the conference, the decisions were taken by the head of the state of Britain, France and USA. अब इसमें लगभग 27 देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया, पर निर्णय ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों के प्रमुख द्वारा लिया गया। रशिया was excluded and the defeated powers were not allowed to attend. रशिया को बाहर रखा गया था और पराजित शक्तियों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। The allies signed different treaties with the defeated powers. अब जो अलीड थे, मित्र राष्ट्रों ने पराजित शक्तियों के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर किए। The most important of them were the Treaty of Versailles signed with Germany, the Treaty of Saint-Germain with Austria and the Treaty of Sèvres with Turkey. उनमें से सबसे महत्वपूर्ण वार्से की संधि पर जर्मनी के साथ, फिर ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि पर, तुर्की के साथ कार्य करने की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स शार्टेड जर्मनी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एंड मिलिटरी। अब ये जो हुआ, वार्से की संधि से जर्मनी किया राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से जर्मनी बिखर गया। Germany was held guilty of aggression and was asked to pay a huge amount of money as compensation for the war. जर्मनी को आक्रामकता का दोषी ठहराया गया था और युद्ध के लिए मुआवजे के रूप में पैसे की एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। Alsace and Lorraine, which were taken from France in 1871, were to be returned to France. अब देखिए, अल्सेस और लोरेन को फ्रांस में 1871 में मिला लिया गया था। तो ये लोग क्या कहते हैं, उससे ले लिए थे, तो फिर ये कहा गया कि आप इसको वापस दीजिए। Rhineland, the land between France and Germany, was demilitarized and brought under the control of the elite powers. अब देखिए, राइनलैंड फ्रांस और जर्मनी के बीच एक गैर सैन्यकरण किया गया, यहां से सेना को हटाया गया और मित्र देश जो एलिट पावर्स थे उनकी शक्तियों का नियंत्रण इसमें हुआ। द कोल रिच सा वैली वॉज गिवन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स। कोयला समृद्ध सार घाटी 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। जर्मन आर्मी वॉज डिसबैंड। जर्मन सेना को भंग किया गया था। शिप्स वॉज संक एंड द आर्मी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख सोल्जर्स ओनली। उनके जहाजों को डुबो दिया गया था और केवल 1 लाख सैनिकों को प्रतिबंधित किया गया था। जर्मनी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल ऑफ हर कॉलोनीज। जर्मनी को उसकी सभी उपनिवेशों से वंचित किया गया, उनसे सब कॉलोनीज ले लिया गया। मच ऑफ हर टेरिटरीज इन यूरोप वर गिवन टू बेल्जियम एंड पोलैंड। यूरोप में उसके बहुत से प्रदेशों को बेल्जियम और पोलैंड को दे दिया गया था। जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ था। The Treaty of Saint-Germain separated Hungary from Austria and Hungary was made an independent state. अब देखिए, सेंट जर्मन की जो संधि थी उसमें ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग कर दिया गया और हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। Austria had to recognize the independence of Hungary and had to give part of her territories to Czechoslovakia. अब देखिए, बोल रहा है ऑस्ट्रिया से हंगरी को स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की थी कि उस प्रदेशों को के हिस्से चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और युगोस्लाविया को देने के लिए बाध्य किया जाए। ठीक है, रोमानिया और युगोस्लाविया। द ट्रीटी ऑफ सर्व ब्रोक अप द ऑटोमन एम्पायर। अब देखिए, जो सर्व की संधि थी उसने तुर्क साम्राज्य का पतन कर दिया, उसे तोड़ दिया। Some of its states were given to the elite powers as mandates. इनके कुछ राज्यों के जनादेश के रूप में मित्र देशों के अधिकार में दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन,
and Mesopotamia was given to Britain and Syria to France. उदाहरण के लिए फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया फ्रांस, ब्रिटेन और सीरिया को दिया गया था. The elite powers were to look after these countries till they became self-reliant. अब जो मित्र देश थे, इन देशों को तब तक देखेंगे जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं बन सकते. The war and the peace treaties transformed the political map of the world, particularly Europe. अब ये जो युद्ध हुआ और जो शांति संधियों ने, ट्रीटीज मतलब संधि होता है, तो ये जो युद्ध और शांति संधियों ने दुनिया के विशेष रूप से यूरोप की राजनीतिक नक्शे को बदल दिया था. After the October Revolution in Russia, the ruling dynasty of Romanovs was overthrown. अब देखिए, रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद रोमानिया की सत्तारूढ़ राजवंश को परास्त किया गया, हटाया गया. By the end of the war, Hohenzollern dynasty of Germany and Habsburg dynasty of Austria were removed and republic government was set up. युद्ध के अंत के द्वारा जर्मनी और ऑस्ट्रिया की होलोजोलर राजवंश और हैब्सबर्ग राजवंश को हटा दिया गया और गणराज्य सरकार को स्थापित किया गया था. Monarchy was also abolished in Turkey after a revolution in 1922. 1922 में एक क्रांति के बाद तुर्की में भी राजशाही समाप्त कर दी गई. मोनार्की मतलब राजशाही. 2 new states, Czechoslovakia and Yugoslavia, were created out of the territories taken from the defeated powers. अब देखिए, पराजित शक्तियों के लिए से लिए गए प्रदेशों से 2 नए राज्य चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया बनाया गया. हंगरी इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. हंगरी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा. बाल्टिक स्टेट सच एज एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया एंड फिनलैंड वर मेड इंडिपेंडेंट स्टेट. अब एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और फिनलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे. द स्टेट्स ऑफ रोमानिया एंड पोलैंड वर एनलार्ज्ड इन साइज. रोमानिया और पोलैंड के राज्यों का आकार बढ़ाया गया. ऑल दिस चेंज द बाउंड्री ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूरोप. इसने यूरोप के अधिकांश राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर दिया. बहुत चीजें बदली. इट वॉज एविडेंट दैट द पीस सेटलमेंट्स वर डिक्टेटेड एंड unequal settlements which were imposed upon the defeated power. यह स्पष्ट था कि पराजित शक्तियों के साथ किए गए शांति समझौते असमान और जबरदस्ती पराजित शक्तियों पर थोपे गए समझौते थे. अब देखिए, जो हारे थे उनके साथ गलत हुआ था. जबरदस्ती उन लोगों के साथ ऐसा ऐसा सेटलमेंट्स किया गया था, ऐसे ऐसे समझौते किए गए थे जो उनको बहुत बर्बाद कर दिए थे. They had no say in the deliberation. वे बिना विचार विमर्श के हुए थे. The end of the war saw the end of European supremacy and emergence of USSR and USA as major powers. युद्ध के अंत में यूरोपीय वर्चस्व का अंत हो गया और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख शक्तियों के रूप में उद्भव हो गया. यूरोपियन सुपरमेसी खत्म हो गया. यूएसआर, यूएसए अब ये मेजर पावर बन गए. द पीरियड ऑल्सो सॉ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. अब क्या हुआ, इस अवधि में एशिया और अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाते देखा गया. Even before the war ended in November 1918, the US President Woodrow Wilson had proposed a peace program known as the Wilson's 14 Points. इससे पहले भी नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त होता, अमेरिका का जो राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने
एक शांति कार्यक्रम प्रस्तावित किया जिसमें विल्सन के 14 सूत्रों के रूप में जाना जाता था, विल्सन्स 14 पॉइंट. The most important point was the proposal of the establishment of an international organization maintaining peace and security in the world. अब ये जो 14 पॉइंट था, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई. On the basis of this proposal, the League of Nations was set up in 1920. अब देखिए, इस प्रपोजल के आधार पर लीग ऑफ नेशंस 1920 में स्थापित किया गया था. अब आइए हम लोग देखते हैं 4.6.6 द लीग ऑफ नेशंस के बारे में. द लीग वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1920 विद इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा. 1920 में स्थापित प्रथम अंतरराष्ट्रीय लीग संगठन जिसका मुख्य कार्यालय जिनेवा में रखा गया था. तो लीग ऑफ नेशन कब बना? 1920 में. कहां इसका स्थापना हुआ? जेनेवा में. यह पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था. इट्स मेन एम्स वर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, प्रिवेंट फ्यूचर वॉर, प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली एंड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ लेबरर्स इन द मेंबर कंट्रीज. अब देखिए, ये जो लीग ऑफ नेशंस बना, इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था. भविष्य में अगर युद्ध की स्थिति हो तो उसके रोकना था. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना और सदस्य देशों में जो लेबरर्स थे, श्रमिक थे, उनकी स्थिति में सुधार करना था. बट अनफॉर्चुनेटली द लीग फेल्ड टू प्रिवेंट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर विच इट वॉज सेट अप. पर दुर्भाग्य से लीग के लिए, जिसके लिए यह स्थापित किया गया था, युद्ध और संघर्ष को यह रोकने में विफल रहा. When Italy attacked Ethiopia in 1935 and Japan attacked Manchuria in 1936, the League could do nothing. जब जापान 1936 में मंचूरिया पर हमला किया और 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला किया, तो लीग कुछ भी नहीं कर पाया. Also, mutual rivalries among nations of the possession of colonies continued exposing their imperial ambition. अब देखिए, जो दुश्मनी थी वो थी कॉलोनीज के बीच में, ठीक है, उन नेशंस के बीच में जिनके पास कॉलोनीज थी और उनके बीच में जो कि इंपीरियल बनना चाहते थे. एक्टिविटी 4.4 क्रियाकलाप 4.4 Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Mahatma Gandhi. Do you think this quote holds true? Why or why not? Justify with the help of examples. पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बहुत सारे चीजों को देती है, ठीक है, परंतु प्रत्येक मनुष्य की लालसा के लिए नहीं. आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी लेकिन लालसा पूरी नहीं होगी. किसने कहा था यह? महात्मा गांधी जी ने. क्या आप समझते हैं कि ये जो कहा गया है ये सही है? उदाहरण की सहायता के साथ आप इसका उत्तर दें. गांधी जी believes that if one needs to remain satisfied, he have to lessen his desire, because there is nothing in the world which can fulfill the desire of the human being. गांधी जी मानते थे कि अगर कोई इंसान संतुष्ट रहना चाहता है तो उसको अपने इच्छाओं को कम करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का जो इच्छा है उसको पूरी तरह से पूरा करने का कोई भी जरिया नहीं है.